नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। जी हाँ, हम उस क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे किस तरीके से जर्मनी गए, जापान गए, सिंगापुर गए, किस तरीके से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, मेघालय वगैरह पर उन्होंने अधिकार किया। फिर देखेंगे कि उनकी जो प्लेन क्रैश वाली घटना का रहस्य क्या है और किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चला था, उनकी पैरवी किसने की थी। एक बड़ा अच्छा सा कथन याद आ रहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बाबू सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा अच्छा कथन है। उनका ये कहना था कि हमारी यात्रा कितनी भी कष्टदायक हो, ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। जितने भी स्ट्रगलर हैं जो MPPSC या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोटेशन जो है वो अमृत बाण की तरह हो सकता है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे इसे कि हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों न हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों न हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही होगा। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसे आना अनिवार्य है। सफलता का दिन दूर हो सकता है लेकिन उसे आना अनिवार्य है। ये बाबू सुभाष चंद्र बोस के शब्द है और ये उस समय कहे थे जब वो सेना में जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनके अंदर उन्हें जोश भरना था। हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जय हिंद का नारा कब दिया था, दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष उन्होंने कब किया था। सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, पारिवारिक स्थिति कैसे थी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और किस तरीके से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, महात्मा गांधी जी से उनके संबंध कैसे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके कैसे संबंध थे, हिटलर से उनके क्या संबंध थे, उसे नेताजी की उपाधि किसने दी थी। एक एक छोटे से छोटे प्रश्न का उत्तर हमें इसी वीडियो में प्राप्त होगा। बस हमें कोशिश ये करना है कि शुरू से अंत तक वीडियो को जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से देखते चलना है। हम बात करते हैं बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्म। इनका जो जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। कहाँ पर? वो भी कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में, उड़ीसा में जो तत्कालीन किस प्रांत में आता था? तत्कालीन बंगाल प्रांत में आता था। बंगाल प्रांत में, तत्कालीन बंगाल प्रांत में। वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो उड़ीसा में। और यदि उस समय 1897 की स्थिति की बात करें तो कटक में तो हुआ था, लेकिन प्रांत कौन सा? बंगाल, बंगाल प्रांत में। पिता का नाम यदि देखें हम, इनके पिता श्रीमान जानकी बोस, जानकी बोस, ये पिताजी का नाम। और ये पेशे से वकील, पेशे से वकील। तो उस समय का सबसे बड़ा वर्ग जो था, सबसे संपन्न वर्ग, सबसे अमीर वर्ग जो होता था वो होता था वकीलों का। वो कौन होता था? वकील। जैसे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये सब कौन थे? वकील ही तो थे, वकील ही थे। और सबसे संपन्न पढ़ा लिखा वर्ग, ब्रिटेन जाते थे, विदेश जाते थे पढ़ने लिखने के लिए। तो पैतृक रूप से ही संपन्न वर्ग के अंतर्गत आते थे, लेकिन इनके वकील बनने की इच्छा नहीं थी। बाबू सुभाष चंद्र बोस की बचपन से, शुरू से ही इच्छा वकील बनने की नहीं थी। माता का नाम इनका देखें तो माता का नाम प्रभावती बोस, प्रभावती बोस, माता का नाम प्रभावती बोस। स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद व महर्षि अरविंद घोष से बहुत अधिक प्रभावित थे। महर्षि अरविंद घोष और बाबू सुभाष चंद्र बोस से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। जन्म कब? 1897 और हम बात कर रहे हैं 1919। उस समय भारत में क्या? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये सारी बातें भारत में घट रही थी। तब ये गए थे कहाँ? 1919 में लंदन गए। 22 वर्ष की आयु में 22 वर्ष की आयु में IAS की परीक्षा की तैयारी के लिए, IAS की परीक्षा की तैयारी के लिए कितने वर्ष की आयु में? 22 वर्ष की आयु में ये लंदन गए थे। वकालत करने के लिए नहीं, काय के लिए गए थे? IAS की तैयारी करने के लिए गए थे। और एक वर्ष के अंदर अर्थात 1920 में IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कब? 1920 में। एक वर्ष में तैयारी की उन्होंने और एक वर्ष के अंदर ही वो IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब हम बात कर रहे हैं 1921। घटनाक्रम हमें एकदम कहानी की तरह आगे बढ़ाना है, कहानी की तरह। 1921 में बड़े भाई, देखो हमें उनके बड़े भाई का भी नाम याद रखना है और उनके भतीजे का भी नाम याद रखना है। तो बड़े भाई शरद चंद्र बोस, बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र द्वारा सूचित कर एवं माता से अनुमति लेकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब सोचो वो IAS थे, उस समय तो स्वर्गीय आनंद की पोस्ट थी। वो इतना जलवा हुआ करता था, रुतबा हुआ करता था। आज भी देखते हैं ना हम लोग, कलेक्टर की, जिला पंचायत CO की, मध्य प्रदेश शासन सचिव, भारत सरकार के सचिव जो होते हैं, इन लोगों की क्या इमेज रहती, कितनी बड़ी इमेज रहती है ना। आम आदमी उनके सामने जा नहीं सकता, उनके ऑफिस में चिट्ठी लेके जाना पड़ता है। वो यदि अनुमति दे तो उनसे मिल सकते, नहीं तो नहीं मिल सकते। और अंग्रेज लोग तो इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं देते थे, फैसिलिटी देते थे, क्योंकि इन्हीं के भरोसे तो वो शासन कर पा रहे थे। तो गाड़ी बंगला सब कुछ इनके पास में था, लेकिन उन्हें ऐसे आनंद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यदि वो आनंद ले रहे होते तो आज नेताजी बनते क्या? हो सुभाष चंद्र बोस बनते? आज हम उन्हें याद करते? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कितने लोगों ने IAS की परीक्षा उस समय उत्तीर्ण की होगी, अंग्रेजों की गुलामी की होगी और मिट्टी में मिल गए। आज हम उसे जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन इनको क्यों याद करते हैं हम? ठीक, तो क्या कि 1921 में बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र द्वारा सूचित किया एवं माता से अनुमति लेकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और ये क्या हुआ? 1921 में कांग्रेस की सदस्यता ली। ये क्वेश्चन बनेगा, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता किस वर्ष ली थी? तो 1921 में पंडित चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। क्लियर हो गया। यदि कहीं पूछे इनके गुरु कौन थे तो पंडित चित्तरंजन दास। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। और उन्हीं के मार्गदर्शन में 1921 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और चित्तरंजन दास को अपना गुरु उन्होंने मान लिया। अब 1921 वो काल जब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में थे, राजनीति पर हावी थे। गांधी युग के नाम से इसे जाना जाता था। कांग्रेस यानी महात्मा गांधी और गांधी जी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उस समय भारत में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस भी असहयोग आंदोलन में शामिल थे, काम कर रहे थे बाकायदा, ठीक। लेकिन 5 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा की घटना व असहयोग आंदोलन का स्थगन। हमने देखा कि 12 फरवरी को अंतिम रूप से जो है ये आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। हमने पढ़ा कि एक उग्र भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। गांधी जी ने इसे दैवीय चेतावनी के रूप में लिया और आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। बाकी सभी नेता स्तब्ध कि जब आंदोलन एकदम चरम पर पहुंच गया तब आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए था। और कांग्रेस में भी विभिन्न दलों में मनमुटाव, विभिन्न राजनेताओं के बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गया। और 1923 में क्या हुआ? फिर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मोतीलाल नेहरू ने। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बाद में जो है इसका सचिव जो है वो किसको नियुक्त किया गया? सुभाष चंद्र बोस को स्वराज पार्टी का बाद में सचिव नियुक्त कर दिया गया। अब 1924 की घटना पढ़ते हैं। क्या हुआ? 1924 जो चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। क्या 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए और उन्होंने CEO सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया। सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखा हमने 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्म। पिता जानकी बोस पेशे से वकील थे, माता प्रभावती बोस थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वकील नहीं बनना चाहते थे। 1919 में वो लंदन गए, तब उनकी आयु 22 वर्ष थी। IAS की परीक्षा की तैयारी करने के लिए गए। 1 वर्ष तक तैयारी की उन्होंने और 1920 में ही
आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत में लौटे। लेकिन एक वर्ष के पश्चात 1921 में ही उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को पत्र द्वारा सूचित किया कि मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। अपने माता को भी उन्होंने सूचित किया, उनसे अनुमति ली। अब माता ने भी यही बोला कि बेटा तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर ले, जो अच्छा लगता है वो कर ले, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1921 में वो पंडित चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पंडित चित्तरंजन दास को ही अपना गुरु मान लिया। 1922 में क्या हुआ, यूपी के गोरखपुर जिले की चौरा चौरी की घटना और असहयोग आंदोलन का स्थगन, और इससे जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो ये भी स्वराज पार्टी के सदस्य बन गए और बाद में इन्हें पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया। 1924 में चित्तरंजन दास जो है कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए, तो उन्होंने इनको सीओ नियुक्त कर दिया गया। अब उस समय जो 1924 की 25 की बात करें, 1925 में मांडले जेल भेजा गया। मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा में भेजा गया। जो केस जो हो गया था कौन सा, काकोरी कांड वगैरह, ये सब घटनाएं हुई और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है। तो फिर इन्हें मांडले जेल भेजा गया और वहाँ उनको टीबी की बीमारी भी हो गई। टीबी की बीमारी हो गई थी, मांडले जेल है ना, वहाँ टीबी की बीमारी। लेकिन कोई बात नहीं, जिनको अंग्रेजों की कूली कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अंग्रेजों का डर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, टीबी के कीटाणु कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ उन्होंने एक बुक लिखी, एन इंडियन स्ट्रगल नामक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? इंडियन स्ट्रगल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी, कहाँ लिखी? तो कहाँ लिखी? मांडले जेल, बर्मा में लिखी थी। अब 1925 की यदि हम बात करें तो चित्तरंजन दास की मृत्यु और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए। कलकत्ता के मेयर चुने गए कब? 1925। अब हम बात करते हैं 1928 आते आते जो स्वराज दल था वो लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और फिर पूर्ण स्वराज जैसी बात होने लग गई। तो धीरे धीरे कांग्रेस से जो नज़दीकी है, स्वराज दल के सदस्यों की कांग्रेस से नज़दीकियाँ पुनः बढ़ने लग गई थी। और 1928 में क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट और क्या मांग की थी इन्होंने? डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी और सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत नहीं थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया
एक रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट, और उसमें ये बोला कि अब हम डोमिनियन स्टेट की ब्रिटिश सरकार से मांग करते हैं। क्योंकि ये मांग तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत नहीं थे। बोले कि अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट की मांग करना चाहिए। अब 1928 की एक और घटना, सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ये दोनों नाम याद रखना है। कब हुई है? 1928 में। किस किस के द्वारा? सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब क्या हुआ? दिसंबर 1929 क्या हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और किसने की थी इसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन सा प्रस्ताव रखा गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव वहां पर पारित कर दिया गया। ये सुभाष चंद्र बोस भी यही चाहते थे। अपने पूरे जीवन काल में जो है ये 11 बार जेल में गए हैं। कितनी बार? 11 बार। 11 बार जेल में गए हैं। अब उस समय की घटनाएं देखें तो कांग्रेस में रहते हुए 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया कब? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये सब बातें चल रही थी और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की सदस्यता लिए हुए थे। कांग्रेस और वो साथ साथ उस समय तक चल रहे थे। गांधी इरविन समझौता 1931। लेकिन यहीं से दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो है हमारे 3 क्रांतिकारियों को लेकर। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि गांधी इरविन समझौते में राजनीतिक बंदियों के साथ साथ वो 3 लोग, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी रिहाई की भी मांग करे, ऐसा इनका कहना था। लेकिन ये मांग वहां पर नहीं रखी गई और धीरे धीरे दूरियां जो है गांधी जी और इनके बीच में बढ़ते चली गई। एक स्थिति आई 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन का हुआ था गुजरात में, सूरत के पास, बड़ोदरा सूरत के पास। और इसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अब उनको बहुत कुछ अपने स्तर पर करने का मौका मिल गया। कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन 1939 में फिर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता के लिए चुनाव। कब? 1939। और ये हुआ है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन क्या बोलते हैं इसे? त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। और सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट बोल दिया था कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से
मिलती नहीं है। अब तुम कांग्रेस का अध्यक्ष का फॉर्म मत भरना, तुम प्रत्याशी ही मत बनना। और हम किसे बनाएंगे अब? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब द्वारा स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की स्थिति में नहीं हूं। तो गांधी जी द्वारा एक नया नाम प्रस्तावित किया गया और उसका नाम था पट्टाभी सितार मैया, जो बाद में मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनेंगे। पट्टाभी सितार मैया को चुना, लेकिन जब वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस उसमें विजयी हुए और गांधी जी बड़े दुखी हुई उस समय और बोले ये पट्टाभी सिताराम मैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है, ये मेरी हार है। और ऐसा बोलने से जो है कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि थे उन सब ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब बाबू सुभाष चंद्र बोस ने सोचा अब मैं अकेला ही रह के क्या करूं, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे सब ने इस्तीफा दे दिया। तो अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट। 1939 में मध्य प्रदेश में हुआ था, जबलपुर के पास में त्रिपुरी नामक स्थान पर। और इसके बाद में जो है अध्यक्षता की इसकी फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाद में शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्षता कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद। ये क्लियर हो गया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब जब कांग्रेस से इन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र नहीं दिया, कांग्रेस से ही त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। तो 1939 में इन्होंने एक नया दल बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया संगठन बनाया। कब? 1939। और इनकी जो गतिविधियां होती थी वो इंडियन पिलग्रिम, ये उनकी स्मृति है किनकी? सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल, ऐसी किताबों में उसकी जो अगली कॉपियां होती थी उसमें वो छपते रहता था। 1940 की हम बात करें, 1940। अब क्या है 1940 की यदि हम बात करें तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध। इस समय कांग्रेस से, गांधी जी से इनका मतभेद ऐसे हुआ कि ये चाहते थे कि ऐसे समय में हमें आंदोलन जोर शोर पे चला देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि ऐसे समय में आंदोलन बहुत उग्र रूप में चला देना चाहिए स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि अंग्रेज अभी कमजोर है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त है। और यदि ऐसे में एक मोर्चा यदि हम भारत में खोल देते हैं तो अंग्रेज हमसे जीत नहीं पाएंगे और मजबूरी में हमसे वो किसी भी कंडीशन में समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और गांधी जी बोलते थे कि नहीं, ये सही समय नहीं है, दुश्मन अभी संकट में, खतरे में है, ऐसे समय में हम उनके साथ में धोखेबाजी या नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले उनसे बात करेंगे, जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है फिर कोई आंदोलन चलाएंगे। तो इस तरीके से उनका जो है यहाँ पे मतभेद था, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का मतभेद था। एक और नेता थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो तटस्थता की नीति अपना रहे थे। बोले कि दोनों परिस्थितियां, भारत का आंदोलन अलग है और द्वितीय विश्व युद्ध अलग है, और दोनों को एक करने की आवश्यकता नहीं है, वो तटस्थ रहते थे। तो इस तरीके से फिर उन्होंने 1940 में क्या हुआ, अंग्रेजों को डर लगने लग गया। किससे? सुभाष चंद्र बोस से डर लगने लग गया। बोले कि ये बंदा जो है अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये क्रांतिकारी विचारधारा के है। तो इनको नज़रबंद कर दिया गया। जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे गांधी जी वगैरह को 1942 में किया था अगस्त क्रांति के दौरान, तो वैसे इनको कब कर लिया? 1940 में नज़रबंद कर दिया। वो जो रॉलेट एक्ट जैसा कानून था उसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत शक के आधार पर कि ये कोई भी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, तो इस शक के तहत जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया। तो 1940 में भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों द्वारा
उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे, ये उनका प्रारंभिक जीवन हमने पढ़ लिया, भारत तक नज़रबंद कर लिया। अब यहाँ से वो निकलकर कैसे जर्मनी जाएंगे, कैसे जापान जाएंगे, कैसे विदेश भ्रमण करेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे करेंगे, ये अगली रूपरेखा अब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया हो? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे की गतिविधि कि उन्होंने जर्मनी जाने की प्लानिंग कैसे तैयार की। अब हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज पर होगा। आज़ाद हिंद फौज। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज व बाबू सुभाष चंद्र बोस, इनके विषय में पढ़ेंगे। अब इनको कैद कर लिया था तब के बारे में हम देखते हैं। तो 1940 में क्या किया था इन्हें? 1940 भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार व घर में ही, जेल में यदि डाल देते तो उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता था, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक, यदि इनको जेल में डाल देते तो उसी समय कोई बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता था। इसलिए सरकार ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, ब्रिटिश सरकार ने, और इनको जेल में नहीं डाला और कहा घर में ही नज़रबंद कर दिया, ताकि लोग बाग बोले सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? घर में ही है। क्यों है? बीमार है, आराम कर रहे हैं, ये वो बताने के लिए। तो घर में ही नज़र बंद कर दिया गया। घर में ही नज़र बंद कर दिया गया। अब उनके भाई का नाम क्या था? शरद चंद्र बोस। अब भतीजे की बात करेंगे हम। घर से निकलने में भतीजे शिशिर कुमार बोस द्वारा मदद की गई। उनको बोला तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? बोले हाँ। तो ठीक है, पीछे के दरवाजे से हम निकलते हैं। और उनकी मदद से जो है वो पेशावर पहुंच गए। पेशावर पहुंच गए। बाहर बाकायदा पहरा लगा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है? घर के अंदर ही है। और वो कहाँ चले गए? पेशावर पहुंच गए। पेशावर से वो काबुल पहुंचे। पेशावर से काबुल पहुंचे। वहाँ की घटना बड़ी तकलीफदेह थी उनके लिए, तकलीफदेह। वहाँ पे पश्तो भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? अफगानिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती थी और इनको पश्तो भाषा आती नहीं थी। तो ये किस रूप में रहे वहाँ पर? गूंगे के रूप में रहे। गूंगे के रूप में रहे। गूंगे के रूप में। और इनका नाम क्या रखा इन्होंने? नाम रखा, नाम क्या था इनका? मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से वहां पर रहे। इंश्योरेंस एजेंट बनकर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से वहां पर रहे। भगत राम तलवार
पेशावर के किसान कीर्ति पार्टी के नेता, ये याद रखना है सब, पेशावर के किसान कीर्ति पार्टी के नेता कौन? भगत राम तलवार। भगत राम तलवार, बहुत अधिक सहयोग इनका सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी क्या हुआ था कि इनके परिवार की वहां पर हत्या हो गई थी, तो ये भी चाहते थे अंग्रेजों से बदला लेना, बदले की भावना इनके पास भी थी। तो इन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस से ठीक है हम आपके साथ में, और वो भी उनके साथ में चल दिए। भगत राम तलवार पेशावर के किसान कीर्ति पार्टी के नेता भी उनके साथ काबुल में थे, काबुल में थे। ठीक, ये काबुल में किसके यहां रुके? उत्तम चंद्र मल्होत्रा, उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में गूंगे के रूप में रहे। गूंगे के रूप में भेष बदल लिया, नाम क्या रखा उन्होंने? मोहम्मद जियाउद्दीन, और गूंगे के रूप में वहां पर रुके, क्योंकि उन्हें भाषा बोलते नहीं आती थी। वो जो पश्तो भाषा है वो बोलते नहीं आती थी, जो टोन से ये वो पता कर सकते थे, बंगाली लोग अलग ही बोलते थे, तो इसलिए वो गूंगे के रूप में रहे। काबुल से मास्को गए, काबुल से मास्को गए, काबुल से मास्को गए। कहाँ गए? काबुल से मास्को गए। जब मास्को गए तो दूसरे व्यक्ति का भेष, दूसरे व्यक्ति का भेष, और क्या नाम था उस व्यक्ति का? वो थे ऑरलैंडो, ऑरलैंडो, ऑरलैंडो के भेष में। अब वो अलग व्यक्ति बन गए वहां पे। कौन? ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मैसेट्टा, ऑरलैंडो मैसेट्टा के रूप में वहां पर गए। और वहां पे जब रूसी सरकार से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम जो है दूसरे पक्ष में हैं, हम अंग्रेजों के ही पक्ष में हैं। तुम्हें यदि कुछ चाहिए हो तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जर्मनी जाना पड़ेगा, हिटलर के पास जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बोले ठीक है, मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे जर्मनी तो भेज सकते हो, जर्मनी भेजने की व्यवस्था तो कर सकते हो। तो वहाँ से जो है मास्को से हवाई यात्रा के माध्यम से उनको जर्मनी भेजने की व्यवस्था की गई, जर्मनी भेजने की व्यवस्था की गई। और जर्मनी में रिबेनट्रॉप, जर्मनी में रिबेनट्रॉप द्वारा स्वागत किया गया, स्वागत किया गया, रिबेनट्रॉप द्वारा स्वागत किया गया। और जर्मनी में हिटलर से मिले। आज जिस हिटलर को हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो जर्मनी के जो तानाशाह थे उस हिटलर से मिले, उनसे बात की। बहुत अधिक प्रभावित थे ये हिटलर से। इनकी जो ड्रेस है ना नेताजी वाली, ये किसकी? हिटलर की दी हुई है। हिटलर के की ड्रेस ऐसे ही हुआ करती थी, तो उनसे कॉपी की थी इन्होंने, हिटलर। और सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि जो है हिटलर द्वारा दी गई है। और कहाँ पर दी गई है? जर्मनी में दी गई है, इन्हें जर्मनी में दी गई है, हिटलर ने दी है नेताजी की उपाधि। अब जब हिटलर से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा, भारत का मैप दिखाया कि जर्मनी कहाँ रहा और भारत कहाँ रहा, बहुत दूर दूर है।
तो हम तो इतनी दूर सैनिक भेज नहीं सकते, सैनिक सहायता कर नहीं सकते, लेकिन हमारा एक मित्र है तुम्हारे पड़ोस में और उसका नाम है जापान। कौन है? जापान। तो हम तुम्हें जापान भेजते हैं, जापान भेजने की व्यवस्था कर देते हैं, और वहाँ पे हम एक पत्र के माध्यम से सुझाव भी देते हैं और बाकायदा वहाँ पे तुम्हारी व्यवस्था होगी। तो नेताजी द्वारा बोला गया कि जैसे मैं मॉस्को से यहाँ पहुँचा हूँ तो वैसे ही मेरी उधर भेजने की व्यवस्था कर दो, एक हवाई जहाज़ की व्यवस्था कर दो मेरे लिए। तो उन्होंने बोला क्या बात करते हो यार आप, इतने पूरे आधे विश्व की दूरी आप हवाई जहाज़ से तय करोगे? कहीं पे भी जांच होगी और कहीं पे भी तुम पकड़ में आ जाओगे, इसलिए तुम्हें हम अपनी यू बोट से भेज देते हैं समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर से भेज देते हैं, जल मार्ग से वहाँ पर भेज देते हैं, और यू बोट की कोई तोड़ नहीं है, कोई उसे पकड़ भी नहीं सकता और तुम वहाँ से चल जाओगे। सोच सकते हो कि समुद्री जहाज में बैठने के लिए, यू बोट में बैठने के लिए जो पानी के अंदर ही चलता है, तो वहाँ बीपी और एयर वो ढेर सारी परिस्थितियाँ बदलते रहती है, उसकी विधिवत ट्रेनिंग होती है यू बोट में रहने की, लेकिन ये बिना ट्रेनिंग के उसमें बैठ गए। उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा, अपने देश के लिए तो मैं ख़त्म ही हो गया हूँ, अब देश के लिए कुछ करना है मुझे, तो चाहे मौत से क्यों न लड़ना पड़े, मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी करना पड़ेगा पीएससी पास होने के लिए, बच्चों का खेल नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे ही रिस्क लेना पड़ेगा तो ही हो पाएगा पीएससी में सिलेक्शन होना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, यू बोट में बैठे थे। ठीक, हम लिखेंगे जहां भारतीय सिपाही जो जर्मनी के कब्जे में थे, उनको छुड़ाकर आजाद हिंद संघ की स्थापना की, आजाद हिंद संघ की स्थापना की, फ्री इंडियन सेंटर और फ्री इंडियन लीजन का गठन किया। दो संगठन वहां पे बनाए थे। आजाद हिंद फौज की बात नहीं की हमने, क्या बताया? आजाद हिंद संघ और फ्री इंडिया लीजन का गठन उनके द्वारा किया गया। क्या फिर से देखें हम, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हम, एक बार देखें तो 1940 भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार व घर में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 1941 घर से निकलने में भतीजे शिशिर कुमार बोस द्वारा मदद की गई और वहाँ से पेशावर पहुँच गए। पेशावर से काबुल पहुंचे, अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन रख दिया, एक एजेंट के रूप में थे, और पश्तो भाषा बोलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में गूंगे के रूप में रहे। मास्को से काबुल से मास्को पहुंचे। यहाँ तो उनके साथ काबुल में तो बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके पूरे पैसे खर्चे हो गए थे। उनके पिताजी के द्वारा दी गई जो घड़ी थी, सोने की घड़ी थी, जब उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तब उनके पिताजी ने उन्हें सोने की घड़ी दी थी, वो घड़ी तक उनसे छीन ली गई थी वहाँ पर। भाई इतने दिन रुकोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। वो थोड़े से उनके ऊपर शक हो गया था कि ये बहरूपीय है करके, कोई और व्यक्ति है और किसी और नाम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनसे पूरे पैसे छीन लिए थे वहाँ से, यहाँ तक कि उनके पिताजी की दी हुई घड़ी भी उनसे छीन ली गई थी। वहाँ जर्मनी में, मास्को से जर्मनी गए, जर्मनी में वहाँ रिबेनट्रॉप ने उनका स्वागत किया और वहीं पर जो है हिटलर से उनकी मुलाकात हुई और हिटलर ने उनको प्लान बताया कि आपकी मदद जो है जापान में मिलेगी और आपको जापान जाना पड़ेगा। बंद करो इसे। क्या बोला? जापान जाना पड़ेगा। देखा कि जर्मनी में जो है हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की मदद करने की बात की, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पूरी जर्मनी का नक्शा दिखाया, पूरे विश्व का नक्शा दिखाया और बताया देखो ये जर्मनी है, ये भारत है और इतनी दूर का रास्ता हम अब कैसे तय
करेंगे, कैसे तय करेंगे। उन्होंने ही वहां पे नेताजी की उपाधि भी उन्हें दी गई और वहां से उन्होंने जो है 4000 सैनिक जो बंदी थे उनको मुक्त कराया और एक गठन किया और भारत को आजाद करने की बात उन्होंने की थी। और सुभाष चंद्र बोस को बोला कि आपको एरोप्लेन से नहीं, पनडुब्बी से भारत में भेजेंगे। और फरवरी से अप्रैल 1942 तक वास्को डी गामा भेज दिया जाएगा। कहां पर? वास्को डी गामा, पनडुब्बी से वास्को डी गामा भेज दिया जाएगा, ये उनसे बात हुई थी। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी? आजाद हिंद संघ, आजाद हिंद संघ फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। और वहां से वो कहां पहुंचे? जापान, जापान पहुंचे। और जापान के जो शासक थे उस समय वो थे तोजो। जापान के शासक कौन? जापान पहुंचे और जापान के पीएम, जापान के पीएम तोजो, तोजो से मुलाकात की। ये भी याद रखना है, जापान के पीएम कौन थे? तोजो, तोजो से मुलाकात की। अब हम इससे पहले की बात देखें कि जापान में जो है आजाद हिंद फौज का गठन पहले ही हो चुका था। अब वो किसने किया था? जापान में आजाद हिंद फौज का गठन INA, इंडियन क्या? आजाद हिंद फौज, क्या? आजाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का वहां पे गठन हो चुका था। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह ने किया था और कुछ सैनिकों को वहां दे दिया। लेकिन जैसे ये जापान को समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी सेना का गठन करना चाहते हैं, तो जापानी फौज ने उसे मदद देना बंद कर दिया और कैप्टन मोहन सिंह को फिर से जेल में बंद कर दिया। देखो, पहले मदद करने की बात की जापानी सेनापति द्वारा, उनको बोला कि ठीक है तुम तो INA का गठन कर लो। उन्होंने गठन किया और जैसे उन्होंने बोला कि मेरे तो इतने 1000 सैनिक बनाने का प्लान है और फिर मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो फिर जापानी जो सेनापति थे उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अंग्रेजों से लड़ो। जापानी सेना ने बोला अंग्रेजों से लड़ो, तो उन्होंने बोला हमें तो अपने देश को आज़ाद करना है। तो फिर उनको वापस जेल में बंद कर दिया। और फिर अब बात आती है किसकी? रास बिहारी बोस की। किसकी? रास बिहारी बोस। अब इसको पढ़ने के लिए हमें भारतीय इतिहास में बहुत पहले जाना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में हमें पहले जाना पड़ेगा। तो कौन थे रास बिहारी बोस? 1912 की बात कर रहे हैं हम, 1912। उससे पहले 1911 क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन। और वहां पर क्या किया था इन्होंने? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में, ठीक। और फिर वहां से भागकर यहां शरण लिए हुए थे। तो लॉर्ड हार्डिंग पर उन्होंने बम फेंका था और वो वहां से भागकर यहां पर आए हुए थे। 1915 में ये जापान में पहुंचे थे। 1915 से ये जापान में थे। उसी प्रकार हम INA की बात कर ली, तो किसने स्थापना की थी इसकी? मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। और जब रास बिहारी बोस इसके संपर्क में आए, INA के संपर्क में आए, तो इन्होंने इनका पुनर्गठन कर दिया। क्योंकि मोहन सिंह ने स्थापना तो की लेकिन बाद में उसे फिर जेल में बंद कर दिया था। तो उनका पुनर्गठन किसने किया?
रासबिहारी बोस के द्वारा। अब जब रासबिहारी बोस वहीं पर है, जापान में है, और वहीं पर कौन पहुंच गए? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात किससे हुई? जापानी पीएम तोजो से। और तोजो ने इन्हें 2 द्वीप दे दिए। 2 द्वीप जो है वो दिए। कौन कौन से है? एक अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप, और दूसरा निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। अंडमान द्वीप का इन्होंने नाम रखा शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप का नाम रखा इन्होंने स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब रासबिहारी बोस ने सेना का पुनर्गठन किया तो मुख्य सेनापति के रूप में, मुख्य सेनापति कौन थे उस समय? शाह नवाज खान। शाह नवाज खान को मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया और सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर किसको बनाया इन्होंने? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को बनाया। क्वेश्चन सरल सा पूछा जाता है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। गठन किसने किया? रासबिहारी बोस। और उसके सुप्रीम कमांडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और अब ये आजाद हिंद फौज के सर्वे सर्वा बन गए, सर्वे सर्वा बन गए। और जो आजाद फौज है इसे 9 देशों की सरकार द्वारा मान्यता दी गई। आजाद हिंद फौज को 9 देशों की सरकार द्वारा, 9 देशों की सरकार द्वारा मान्यता दी गई। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 9 देशों द्वारा इन्हें मान्यता दी गई क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जापानी पीएम तोजो द्वारा दे दिया, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? आजाद हिंद फौज के माध्यम से शासन कर रहे थे। तो उनको बोला कि ये तुम्हारा राज्य है, यही तुम्हारे स्टेट है, अब तुम यहाँ पर शासन करना शुरू कर दो। तो जब यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शासन कर रहे थे आजाद हिंद फौज, तो 9 देशों ने इन्हें मान्यता प्रदान कर दी। और वो उसमें से प्रमुख देश कौन थे? जापान, म्यांमार, हांगकांग और सिंगापुर। कौन कौन? जापान, म्यांमार, हांगकांग और सिंगापुर। जापान, म्यांमार, हांगकांग व सिंगापुर। आजाद हिंद फौज व आजाद हिंद सरकार, इसको 9 देशों ने मान्यता दी थी और उसमें से प्रमुख 4 लोग थे। नेताजी के पास पद कौन कौन से थे? नेताजी के पास पद की यदि बात करें तो इनके पास, तो क्या देखा हमने? 4 गुरिल्ला रेजिमेंट, 4 गुरिल्ला रेजिमेंट थी। पहली सुभाष रेजिमेंट, दूसरी गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट। हमने देखा सुभाष रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल शाहनवाज, गांधी रेजिमेंट के प्रमुख MJ कियानी, नेहरू रेजिमेंट के प्रमुख अजीम खान, आजाद रेजिमेंट के प्रमुख गुलजारा सिंह, और एक झांसी रानी रेजिमेंट, उसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। महिला विभाग के प्रमुख कौन बताया हमने? बेला मुखर्जी। और इसी प्रकार गुप्तचर विभाग गठित किया गया था, गुप्तचर विभाग या प्रशिक्षण विभाग, और इसके प्रमुख थे मोहम्मद मुजीबुर रहमान, मोहम्मद हमीबुर रहमान, मोहम्मद हमीबुर रहमान। अब देखो उस समय की एक स्थिति यदि देखें तो ये है सेवक ए हिंद, सेवक ए हिंद। इन्होंने क्या एक दान, लोगों से जो है
बहुत अधिक लोगों से अपील की थी, कि जो जितना दे सकता है देश की रक्षा के लिए दे, देश की रक्षा के लिए दे। तो इतनी अधिक संपत्ति इन्हें प्राप्त हुई, महिलाओं ने अपने जेवर तक के इनको दे दिए थे कि ये जेवर जो है आप ले लो, क्योंकि देश हमारा आजाद हो जाएगा तो ऐसे कई जेवर हमें प्राप्त हो जाएंगे। गरीब से गरीब लोग भी जो है उस समय आजाद हिंद फौज को दान दे रहे थे। और ये जो है किसका, हमीबुर रहमान की बात कर रहे हैं, हमीबुर रहमान, जिसने गुप्तचर विभाग गठित किया था। 1 करोड़ की संपत्ति आजाद हिंद फौज को दी थी उसने। कितने की? 1 करोड़ की संपत्ति आजाद हिंद फौज को दी गई थी और इसे सेवक ए हिंद की उपाधि दी गई। सेवक ए हिंद की उपाधि दी गई। आगे हम देखेंगे अब आजाद हिंद फौज ने जो कार्यवाही की है उसके विषय में। जैसे बोर्ड हमारा भर जाता है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था। अंतिम चरण में चल रहे हैं हम आजाद हिंद फौज के विषय में। अब गठन कर लिया, विभिन्न पार्ट बना लिए, धन एकत्रित कर लिया उन्होंने, सरकार बना ली, अस्थायी सरकार। अब हम देखेंगे एक अस्थायी सरकार। 21 अक्टूबर 1943 की घटना। 21 अक्टूबर 1943 अस्थायी सरकार, ये क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है। अस्थायी सरकार कहां पर बनाई थी? सिंगापुर। कहां पर? सिंगापुर। सरकार कहां बनाई उन्होंने? सिंगापुर। और मुख्यालय कहां रखा इसका? मुख्यालय रंगून। कहां पर? बर्मा। बर्मा का रंगून। बर्मा का रंगून। सरकार कहां बनाई थी? सिंगापुर में। सिंगापुर कैथिक हॉल। कैथिक हॉल में। कैथिक हॉल में। और फिर ये बोला कि हम तो यहां गठन कर चुके हैं, लेकिन इसका मुख्यालय हम कहां रखेंगे? रंगून में। तो सैन्य मुख्यालय कहां पर रखा गया? रंगून में। सैन्य मुख्यालय रंगून में रखा गया। अब हम देखते हैं यहां पे अमेरिका ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। अब यहां सब कुछ जो है वो चल रहा था, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। तो उधर विदेशी द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं यदि देखें तो जापान ने क्या कर दिया? जापान ने क्या कर दिया? अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। और बदले में क्या हुआ? अमेरिका ने ब्रिटेन के सहयोग से एक ऑपरेशन यू चला दिया। ऑपरेशन यू चला दिया। अब हम बात करेंगे कि आजाद हिंद फौज ने क्या किया। आजाद हिंद फौज ने क्या किया? युद्ध की शुरुआत अराकान योमा बर्मा से की। युद्ध की शुरुआत अराकान योमा, ये पहाड़ी है, बर्मा से की। बर्मा से की। अब ये जो सेना थी वो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गई। आजाद हिंद फौज ने अब सैनिक कार्यवाही करना शुरू कर दिया। और शुरुआत कहां से की इन्होंने? अराकान योमा बर्मा से की। और बर्मा के रास्ते कोहिमा, बर्मा के रास्ते कोहिमा व इम्फाल पर घेरा डाला। कोहिमा व इम्फाल पर हमला करना चाहती थी। कुल मिला के पहले बर्मा और बर्मा से आगे चलकर कोहिमा और इम्फाल। हुआ भी यही। सबसे पहले उन्होंने अराकान योमा पर विजय प्राप्त की और उसके बाद में कोहिमा और इम्फाल पर भी घेरा डाल दिया। 18 मार्च 1944 फौज ने
फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा। फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा। कब? 18 मार्च 1944 आजाद हिंद फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा। मणिपुर के मोरंग में तिरंगा फहराया और इम्फाल और मणिपुर पर घेरा डाला। इम्फाल व मणिपुर पर घेरा डाला। अभी तक परिस्थितियां जो है वो आजाद हिंद फौज के पक्ष में, आजाद हिंद फौज के पक्ष में थी, आजाद हिंद फौज के पक्ष में थी। हम थोड़ी सी कहानी यहां पे और बड़ी करेंगे। तो जो अस्थायी सरकार सिंगापुर में जहां अस्थायी सरकार की स्थापना की, तब उन्होंने 2 नारे दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 नारे दिए थे। कहां दिए थे? सिंगापुर में। कौन कौन से? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का जो नारा है वो जर्मनी में दिया था उन्होंने भारतीय सिपाहियों को, ठीक। और ये 2 नारे जो है ये कहां दिए? सिंगापुर में। जब ये युद्ध शुरू कर रहे थे तब हम यहां पर एक देखेंगे 6 अगस्त 1944 की घटना। 6 अगस्त 1944 की घटना। आजाद हिंद फौज ने रंगून रेडियो, एक रेडियो की स्थापना की थी। रेडियो, आजाद हिंद फौज ने रंगून रेडियो, आजाद हिंद फौज ने रंगून रेडियो से गांधी जी को संबोधित किया। गांधी जी को संबोधित किया। गांधी जी को संबोधित किया। और क्या गांधी जी, देखो बापू किसने कहा था? राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था और बापू व राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये उसी समय की घटना है। इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रपिता कहा, संबोधन किया, राष्ट्रपिता उन्हें कहा और उनसे बोला कि आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, हमें बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और इसमें आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, सहयोग हो या न हो, आशीर्वाद तो हमें चाहिए। और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देश नायक कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेताजी को क्या कहा? देश नायक कहा था। देश नायक कहा था। और फिर वही इन्होंने इम्फाल, मणिपुर इधर घेरा डाला और धीरे धीरे जो सेनाएं हैं भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने लग गई। लेकिन एक दुखद घटना 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 क्या? हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। कौन सा? लिटिल बॉय और फैट मैन। ये 2 कौन से बम थे? परमाणु बम जो है ये वहां पर गिरा दिए अमेरिका के द्वारा। जापान जो है वो ध्वस्त हो गया पूरा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना से जापान पराजित हो गया और अब जो है फौज को जो जापान से मिलने वाली मदद थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब आजाद हिंद फौज तो आधी हो गई क्योंकि जापान से जो मदद मिलना था, सैनिक सहायता मिलनी थी, हथियार मिलने थे, एक मानसिक बल मिलने वाला था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया।
अब ये हुआ तो हुआ, दूसरी विपरीत स्थिति यदि देखें हम, तो अगस्त में कौन सा महीना होता है? मानसून। बहुत तेज बारिश शुरू होने लग गई, बहुत अधिक बारिश, जुलाई अगस्त में बहुत अधिक बारिश हुई, और जंगल वाले क्षेत्र में रह रहे थे, दलदली क्षेत्र में सैनिक पूरे फंस गए, बड़े बड़े मच्छर वहां पे, बहुत अधिक सैनिक बीमार हो गए, रसद जो थी वो भी खत्म हो गई, रसद मतलब खाने पीने की जो सामग्री थी वो भी खत्म हो गई, सैनिक बीमार होने लग गए और विभिन्न समस्याओं का वह सामना करना पड़ा। अब तभी इनको समझ में आ गया, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि अब सिर्फ सैनिकों की हम जान ले सकते हैं, भारत को आजाद नहीं करा सकते। सैनिकों की हम जान ले सकते हैं, भारत को आजाद नहीं करा सकते। तो इसलिए 15 अगस्त 1945 क्या किया? जापान ने आत्मसमर्पण कर, जापान द्वारा आत्म समर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को मिलने वाली सहायता बंद हो गई, सैनिक बीमार हो गए, रसद जो है वो कम हो गया। अतः 18 अगस्त 1945, इससे पहले की बात कर रहे हैं 15 अगस्त, और ये इसके बीच की 16-17 तारीख की बात कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस ने सीधा सा बोला कि अब आत्मसमर्पण कर दिया जापान ने, अब हमारे विजय की कोई संभावना नहीं बची है, लेकिन जनता की राशि जो हमारे पास में है, जो चंदा हमें प्राप्त हुआ है, अब हम इसका उपयोग कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अब क्या करो, जिसने जितना जितना दिया है उन सबको वापस लौटा दो। चंदे की राशि उन्होंने लेके नहीं गए अपने साथ में, जनता को वापस कर दिया, जिससे जितना प्राप्त हुआ था उनको उतना वापस कर दिया, चंदे की राशि वापस कर दी। और 18 अगस्त 1945 को नेताजी ने ताइवान से टोक्यो के लिए रवाना हो गए। नेताजी ताइवान से टोक्यो के लिए रवाना हो गए। देखो, हम वही इतिहास पढ़ते हैं जो हमारे पास में है, जो किताबों में हमें देखने को मिलता है, जो सिलेबस में है। इतिहास में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ऐसा बोला जाता है। 2-3 विचारधाराएं इनकी है, हम अन्य किसी वीडियो में उसे पढ़ेंगे, अभी हम वहां नहीं पढ़ पाएंगे। तो ताइवान के लिए, ताइवान से उन्होंने टोक्यो के लिए रवाना हुए। कौन से जहाज से? ताई हुकू, नाम याद रखना है, ताई हुकू। 23 अगस्त 1945 में 23 अगस्त 1945 में जापान सरकार द्वारा ताइवान रेडियो द्वारा घोषणा की गई कि हवाई जहाज हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियों को टोक्यो के मंदिर उनके अस्थियों को टोक्यो के मंदिर रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखा गया। बाद में सेना को बंदी बना लिया गया और ब्रिटेन द्वारा उस पर अधिकार कर लिया। वो अस्थियां भी ब्रिटेन अपने साथ में लंदन लेके चले गए और सेना को भी उन्होंने बंदी बना लिया गया। नवंबर 1945 को
ये महत्वपूर्ण घटना है। नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में सेना के सिपाहियों विशेष रूप से मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन व कर्नल प्रेम सहगल पर मुकदमा चलाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर मुकदमा चलाया गया था, कब चलाया गया था, कब? नवंबर 1945। कहां? दिल्ली के लाल किले में। किस किस के ऊपर चलाया गया था? शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल। अब क्या हुआ? सभी को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी। उन्होंने बोला भाई ये देश की रक्षा कर रहे थे, कोई उत्पात तो जानबूझकर तो किसी की हत्या की नहीं, तो भाई इन्होंने इतनी अपनी कुर्बानी दी है, परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो इनका इतना हक तो बनता है कि हम इनको बचाने का प्रयास करें। तो सभी को बचाने के लिए कांग्रेस ने पुणे में एक मीटिंग रखी। कहां रखी थी? पुणे में। ये क्वेश्चन भी बनता है, कहां पर मीटिंग रखी? पुणे में एक मीटिंग रखी। वो बचाव समिति का गठन किया गया। एक पैनल बनाई गई, बचाव समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भूलाभाई देसाई। बचाव समिति के अध्यक्ष भूलाभाई देसाई। और लोग इसमें शामिल थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू और रघुनंदन सरल ने मुकदमा लड़ा। क्या हुआ? जब इनके ऊपर दिल्ली के लाल किले में इनके ऊपर मुकदमा चला है, तो कांग्रेस की एक मीटिंग पुणे में रखी और बोला कि इनको बचाना पड़ेगा। और इन्होंने एक पैनल बनाया और उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? पैनल के अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। उसमें बड़े बड़े वकील जवाहरलाल नेहरू, बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू वगैरह, ये प्रमुख नेता उसमें उस पैनल में शामिल थे। भूलाभाई देसाई ने पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा? 1941 में कर्नल हंट, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 1941 में कर्नल हंट जो ब्रिटेन का सैन्य गवर्नर था, जापान द्वारा गिरफ्तार करने पर कहा था कि अब हम तुम्हें ब्रिटिश से बाहर करते हैं। और ब्रिटिश किस आधार पर मुकदमा चला रही है? अब इसको समझो, फिर से समझो। देखो, एक कर्नल हंट ब्रिटिश सेनापति था और उसे जापान ने गिरफ्तार कर दिया, और फिर उसने कुछ कार्रवाई की, तो अंग्रेजी सेना ने उस हंट के ऊपर मुकदमा चलाया क्या? नहीं। उन्होंने बोला कि तुमने जो भी किया वो किसके आधार पर किया? जापानी हुक्म के आधार पर किया था, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो, और उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। तो यही बात किसके ऊपर लागू होती है?
इनके ऊपर लागू होती है कि इन्होंने तो जापान के बंदी थे और जापान सरकार ने जो करने के लिए कहा वही इन्होंने किया है, तो इसके लिए ये लोग दोषी है क्या? नहीं, दोषी कौन है नियम से? जापान सरकार है जिन्होंने इनको बोला है। ये इन्होंने पक्ष रखा था भोला भाई देसाई ने, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें माना नहीं और ये पैनल जो है वो मुकदमा हार गई। पैनल मुकदमा हार गई और इन सब को मृत्युदंड दिया गया, सबको मृत्युदंड दिया गया। ये जो भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में जो पैनल बनाई थी वो पैनल जो है मुकदमा हार गई और इन जो बंदी थे उन पर हत्या मृत्युदंड दिया गया। लेकिन जब भी कोई निर्णय होता था तो उसकी अपील कहां होती थी? अपील कहां होती थी? 1935 के अधीन वायसराय के पास में अपील होती थी और वहां से फिर महारानी के पास में अपील होती थी, महाराज के पास में अपील होती थी। तो यही क्या हुआ, जब ये उन्हें मृत्युदंड दिया गया, मतलब मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, अभी मृत्युदंड दिया नहीं गया, सजा सुनाई गई, तो पूरे देश में क्या हुए? दंगे होने लगे, हड़तालें होने लग गई, धरने दिया जाने लगे, उनके बचाने की कोशिश चलने लगी। अब इसमें सभी पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी, सभी ने लाल किले पर घेरा डाल दिया कि नहीं, इनको बचाना ही पड़ेगा, इनको बचाना ही पड़ेगा। धरना दिया, जुलूस निकाला, बहिष्कार, सारी बातें इन्होंने की जो पहले से कर रहे थे ना, वो सब उन्होंने किया। पर ये एकदम कटिबद्ध थे कि हमें इनको बचाना ही है। अपार जनसभा एक झंडे के नीचे आ गए, पूरे लोग जो है एक साथ थे। अब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो विद्रोह के माध्यम से गवर्नर पर अब दबाव पड़ा कि नहीं यार, अब यदि इनको सजा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी हमें। यही बात उस समय भी हो सकती थी 1931 में, जब उन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन तब ऐसा दबाव बना क्या? नहीं। लेकिन अभी दबाव बनाया तो वायसराय जो उस समय लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने इनकी सजा को माफ कर दिया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह बोला था कि जो वायसराय, जो जज है, जो न्यायालय है, उसके निर्णय की अपील कहां कर सकते हैं? वायसराय के पास में कर सकते हैं। तो इन्होंने वायसराय के पास में अपील की और वायसराय ने क्या किया, इन सबको वीटो पावर का उपयोग करते हुए इन्हें माफ कर दिया। तो इन सबकी जान बच गई। तो फिर अचानक हमारे मन में दर्द होता है कि यही बात यदि 1931 में की होती तो क्या सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे? ऐसी कोशिश करते तो उस समय उनको भी बचाया जा सकता था। तो इस तरीके से जो आजाद हिंद फौज का स्वर्णिम इतिहास हमने आज पढ़ा कि कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे वो चरम पर पहुंचे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की पराजय के कारण इनको भी पराजय का सामना करना पड़ा। हार और जीत तो अलग बात है, प्रयास करना सबसे जरूरी होता है। तो इस तरीके से बाबू सुभाष चंद्र बोस जो है आज भी हर भारतवासी की रूह में, हर भारतवासी के खून में जो है वो जिंदा है। और उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मित्रों, जैसे आज हमने आजाद हिंद फौज को पढ़ा, बाबू सुभाष चंद्र बोस के स्वर्णिम बलिदान को पढ़ा, तो इसी तरीके से हम अगला जो वीडियो है भारतीय क्रांतिकारियों के विषय में लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।